2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट एडवाइजरी ओपिनियन में ये कह दिया कि वो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए बिल एसेंट देने की टाइमलाइंस फिक्स नहीं करेगा, तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि नए साल में इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट इतना तेजी से नजर आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अमेंडमेंट बिल को तमिलनाडु सरकार को वापस भेजना एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल बैटलफील्ड का गेट ओपन कर रहा है और शायद इसी के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमें नए साल में भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये वो स्टेज है जहां एम.के. स्टैलिन लेड डीएमके गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड यूनियन गवर्नमेंट के बीच एक और कन्फ्रंटेशन तैयार खड़ी है और बीच में फिर से एक फेमिलियर कैरेक्टर है, गवर्नर आर.एन. रवि। इस बिल का कोर ऑब्जेक्टिव था स्टेट गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट करने का अधिकार देना, जिसे डीएमके ने हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी का नेचुरल एक्सटेंशन बताया। तमिलनाडु असेंबली ने अप्रैल 2022 में बिल को वॉइस वोट से पास करके गवर्नर को भेजा, लेकिन गवर्नर ने 1 साल से ज्यादा तक उसे रोक कर रखा बिना किसी क्लियर जस्टिफिकेशन के। जब असेंबली ने बिल को री अडॉप्ट करके फिर से फॉरवर्ड किया तो गवर्नर रवि ने वो बिल प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2025 जजमेंट गवर्नर के इस एक्ट को सीधा सीधा एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में डिफाइन करता है, नॉट बोनाफाइड, और उनका कंडक्ट आर्बिट्ररी एंड एरनियस इन लॉ है। इस जजमेंट ने पहली बार एक क्लियर जुडिशियल लाइन खींच दी कि गवर्नर को 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा, चाहे एसेंट दे, चाहे रिटर्न करे, चाहे रिजर्व करे, मगर इनडेफिनाइट डिले अलाउड नहीं होगा। इस डिसीजन को फेडरलिज्म के सपोर्टर्स ने एक रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी बोला और केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड जैसे स्टेट्स जहां गवर्नर स्टेट टेंशन पीक पे है, वहाँ इसको एक मॉरल विक्ट्री के रूप में देखा गया। लेकिन फिर आया नवंबर 2025 का 5 जज बेंच एडवाइजरी ओपिनियन, जिसने सिचुएशन को लिटरली फ्लिप कर दिया। ये ओपिनियन आयरॉनिकली एनोनिमस था, किसी जज ने ऑथरशिप क्लेम नहीं की और इसने सुप्रीम कोर्ट के खुद के अप्रैल वाले स्टांस को डाइल्यूट कर दिया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट फिक्स टाइमलाइंस फॉर गवर्नर्स और द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 एंड 201, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के डोमेन में जुडिशियल इंक्रोचमेंट जैसा होगा। पर साथ ही कोर्ट ने फिर वही अप्रैल जजमेंट का एक हिस्सा रीअफर्म भी किया दैट प्रोलॉन्ग्ड एंड एवेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन इज इम्परमिसिबल, मतलब डिले वेपन नहीं बन सकता। यानी एक तरह से कोर्ट ने एक हाथ से रिलीफ दी और दूसरे हाथ से वापस ले ली। यहाँ से रियल लीगल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी वो और ज्यादा ब्लर हो गई। स्टेट्स ने कहा कि गवर्नर डिले नहीं कर सकता, सेंटर सपोर्टर्स बोले कि टाइमलाइन फोर्स नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि डिले भी मत करो, टाइमलाइन भी मत मांगो। ये एक ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट करता है जिसमें सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोल सकते हैं। इसी एडवाइजरी के तुरंत बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बिल रिटर्न कर दिया और इसी से सिग्नलिंग हो गई कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेबुक पहले जैसी नहीं रही। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये मूव एक रिमाइंडर है कि राष्ट्रपति और राजभवन दोनों नाउ हैव वाइडेंड स्पेस टू एक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन अब टाइट नहीं रही। डीएमके सर्कल्स में ये नैरेटिव चल रहा है कि सेंटर और गवर्नर मिलके स्टेट यूनिवर्सिटीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीसी अपॉइंटमेंट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का पावर नर्व सेंटर होते हैं। डीएमके के सपोर्टर्स का असर्शन डायरेक्टली कोटेड है, दिस इज पॉलिटिकल गेट कीपिंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। गवर्नर आर.एन. रवि एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है। पहले भी हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पॉनमुदी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर पॉइंट आउट किया था, इफ गुजरात एंड तेलंगाना कैन अपॉइंट देयर वाइस चांसलर्स through their state laws, why should the rule suddenly change when it comes to Tamil Nadu and Kerala? उनका ये आर्ग्यूमेंट एक फेडरलिज्म इम्बैलेंस की तरफ पॉइंट आउट करता है कि रूल सिलेक्टिवली अप्लाई हो रहे हैं और ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट कर रहे हैं। बिल का कंटेस्टेड अमेंडमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नेंस को तमिलनाडु के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क से अलाइन करने का एफर्ट था। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर बनाने का क्लॉज भी था, जिसे डीएमके ने ट्रांसपेरेंसी मेजर बोला, पर राजभवन सर्कल्स ने इसे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन एकेडमिक ऑटोनॉमी का नाम दे दिया। ये वही क्लासिक आइडियोलॉजिकल क्लैश है जिसमें एक साइड ऑटोनॉमी को अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जस्टिफाई करती है और दूसरी साइड अकाउंटेबिलिटी को इंटरफेरेंस के रूप में पोर्ट्रे करती है। डीएमके का चार्ज है कि गवर्नर ने 18 यूनिवर्सिटीज के वीसी अपॉइंटमेंट्स और 10 अमेंडमेंट बिल्स को रोक के रखा है। पार्टी ये नैरेटिव पुश कर रही है दैट इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, इट इज अ पॉलिटिकल स्क्रीनिंग। अब इस एंटायर टाइमलाइन को लीगल लेंस से देखें तो सिचुएशन और इंटरेस्टिंग लगती है। आर्टिकल 200 गवर्नर को 3 ऑप्शंस देता है, एसेंट दे, विदहोल्ड करे या प्रेसिडेंट को रिजर्व करे। आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के पास भी सिमिलर डिस्क्रिशन देता है, पर यहाँ एक कैच है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेज पर इनडेफिनाइट साइलेंस को एक्सप्लिसिटली ऑथराइज नहीं करता। इसी वजह से अप्रैल 2025 जजमेंट ने कहा था that silence cannot become a constitutional tool। पर नवंबर एडवाइजरी के बाद साइलेंस फिर भी एक ग्रे जोन बन गया। ये वही ग्रे जोन है जिसमें से पॉलिटिकल कंट्रोल की पॉसिबिलिटी निकलती है। अगर
डिसीजन डिले की पावर जुडिशियल स्क्रूटनी के बिना रह जाए तो स्टेट असेंबलीज के डेमोक्रेटिक मैंडेट का वैल्यू डाइल्यूट हो सकता है और ये सेंटर स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा सकता है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स तमिलनाडु केस को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बिल नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस टेस्ट बोल रहे हैं। डीएमके ने क्लियर वर्ड्स में एक्यूज किया है दैट द गवर्नर्स ऑफिस इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेटिंग चैम्बर बाय द यूनियन गवर्नमेंट। राजभवन के पास से डायरेक्टली कोई पब्लिक काउंटर कोर्ट नहीं आया, पर उनके सर्कल से ये आर्गुमेंट एम्पलीफाई हुआ है that the governor is only preventing executive excesses and protecting academic neutrality from political capture। पर ऑपोजिशन पूछ रही है कि अगर यही प्रिंसिपल गुजरात और तेलंगाना में अप्लाई नहीं होता तो तमिलनाडु में क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड आर्गुमेंट अब नैरेटिव टूलकिट का सेंटर पार्ट बन गए हैं। इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। वेस्ट बंगाल में गवर्नर चीफ मिनिस्टर कन्फ्लिक्ट, केरला में ऑर्डिनेंस और यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स पर टसल, पंजाब में गिवन नोटोरियल डिले ऑन फिस्कल बिल्स और दिल्ली में एलजी पावर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेस्ट, ये सब इंटरकनेक्टेड लगने लगे हैं जिसमें जुडिशियल डेवलपमेंट्स का डोमिनो इफेक्ट विजिबल है। अब जब भी कोई स्टेट बिल गवर्नर के पास होल्ड होता है, लोग तुरंत अप्रैल जजमेंट का नाम लेते हैं, लेकिन फिर नवंबर एडवाइजरी का आर्मर भी सामने आ जाता है। लीगल वॉचर्स ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फ्यूचर लिटिगेशन लाइकली है बिकॉज नवंबर एडवाइजरी टेक्निकली बाइंडिंग जजमेंट नहीं, एडवाइजरी नेचर का है, पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम पे ऑपरेशनल गाइडेंस का काम कर रहा है। यानी कोई भी अगला लिटिगेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन लेकर आ सकता है कि क्या स्टेट असेंबलीज के लेजिस्लेटिव विल को प्रोसीजरल डिस्क्रिशन के नाम पे सस्पेंड किया जा सकता है। ये वो सवाल है जो अब भी ओपन है। मद्रास यूनिवर्सिटी बिल रिटर्न होने के बाद डीएमके गवर्नमेंट ने सिग्नल्स दिए हैं कि वो फिर से जुडिशियल रेमेडी अप्रोच करेंगी। हो सकता है कि ये मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास आए और शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा डिफाइन करे। डिस्क्रिशनरी पावर और डेमोक्रेटिक मैंडेट के बीच बाउंड्री कहाँ है? क्या एसेंट का डिले मिसयूज काउंट होगा? क्या प्रेसिडेंट के पास वापस बिल भेजने का एक्शन जुडिशली रिव्यूएबल होगा? क्या आर्टिकल 200, 201 को अमेंडमेंट्स के थ्रू क्लैरिटी चाहिए? ये सब सवाल फिर से स्टेज पे आ गए हैं। ये पॉलिटिकल और लीगल टेंशंस हल्के नहीं हैं, क्योंकि इसके पीछे एक लार्जर फेडरल फेयर एग्जिस्ट करता है कि अगर सेंटर और गवर्नर डिस्क्रिशनरी वैक्यूम को यूज करेंगे तो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स का लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सिंबॉलिक बन जाएगा, और अगर स्टेट्स जुडिशियल डिक्टेट के नाम पे डिस्क्रिशन को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस सेरेमोनियल बन जाएंगे। दोनों एक्सट्रीम फेडरल बैलेंस को डैमेज करते हैं। एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट का बिल वापस भेजना एक डिसीजन से ज्यादा एक मैसेज है। मैसेज ये है कि अब बैटल एक यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट की नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की है। क्या सुप्रीमेसी इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी या नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की? क्या आर्टिकल 200, 201 को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की तरह? ये डिसाइड होना अभी बाकी है। फिलहाल तो सिर्फ ये क्लियर है कि तमिलनाडु वर्सेस राजभवन एक आइसोलेटेड कन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का लिटमस टेस्ट बन गया है। इस पूरे इशू का नैरेटिव अभी रुकने वाला नहीं है, और जैसे जैसे 2026 के इलेक्शंस पास आ रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल का पॉलिटिकल पिच और शार्प हो रहा है, क्योंकि बिल की रिटर्न ने एक चीज को कंफर्म कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज के वीसी का अपॉइंटमेंट एक एकेडमिक मैटर नहीं, एक पॉलिटिकल फलक्रम बन चुका है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल क्लैरिटी नहीं देता तब तक ये टसल वहीं रहेगा जहां फेडरलिज्म और पावर पॉलिटिक्स एक ही रोड पे कोलाइड करते दिखेंगे। आपका इसे लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।